प्रश्न नंबर 1। हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कटाव के अद्भुत सौंदर्य का चित्रण कीजिए जहां सैलानी आनंद विभोर हो उठे। आनंद विभोर यानी कि मग्न हो गए उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर। और जैसा कि ये पाठ साना साना हाथ जोड़ी में हमने पढ़ा है कि जो लेखिका हैं वो किस तरीके से वो प्राकृतिक सौंदर्य का जो वर्णन प्रस्तुत करती हैं और ये बताती हैं कि ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य देखकर एक बार ऐसा लगता है कि हम डायरेक्ट जो ईश्वर हैं उनसे कांटेक्ट कर ले रहे हैं या फिर ईश्वर की प्रस्तुति को देख रहे हैं, ऐसा महसूस हो जाता है। और ऐसा वातावरण, ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य जब आज से पहले लेखिका जो है इतने बेहतरीन तरीके से नहीं महसूस कर पाई हैं और आज जब वो इस ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य को देख पा रही हैं तो ना जाने कितने ही अनुभव जो हैं उन्होंने प्राप्त किए और ना जाने कितना ही आनंद जो है उन्होंने प्राप्त किया। लोग जिस तरीके से सिर्फ अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराने में बिजी हुआ करते थे, लेखिका जो है प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर सिर्फ उसमें डूब जाया कर रही थी और मग्न हो जाया करती थी। तो उसी तरीके से जब वो बढ़ती हैं आगे और कटाव का वर्णन प्रस्तुत करती हैं जो कि हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अब आप यहाँ से एक प्रश्न ये भी ले सकते हैं, प्रश्न नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम, लेकिन इसके प्रश्न में भी आप देखेंगे एक चीज़, एक पॉइंट आपको और ये भी मिल रहा है कि कटाव किसे कहा गया है, हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है, या फिर कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो हिंदुस्तान का जो स्विट्जरलैंड है, जिस कटाव, उसके जो अद्भुत सौंदर्य लेखिका ने पेश किए हैं उसके बारे में बताना है, जहाँ सैलानी यानी जो घूमने वाले, जो घूमने के लिए लोग गए हैं वहाँ पर, वो जिसको देखकर आनंद विभोर हो उठते हैं यानी आनंद मग्न हो जाते हैं। तो हमें उस सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत करना है जो पाठ में हमने देखा है। हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड जो कटाव है उस पर पड़ी बर्फ ऐसी लग रही थी मानो पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया गया हो। कहीं पाउडर बची रह गई है और कहीं धूप में बह गई हो, और आगे पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। और जिस किसी ने भी पहाड़ी क्षेत्र का जो भ्रमण किया है या फिर घूमा फिरा है वहाँ पर, उनको इस चीज़ का अनुभव हुआ होगा कि आप जब बर्फ़ स्नोफॉल में जाते हैं तो बर्फ़ ऐसा लगता है जैसे पेड़ पौधों पर या पूरे ज़मीन पर या पूरी धरती पर जैसे लगता है पाउडर छिड़क दिया गया हो। और जहाँ जहाँ पाउडर नहीं दिखता है यानी कि बर्फ़ नहीं दिखती है, ऐसा क्योंकि धूप पड़ रही होती इस वजह से वो पिघल गई होती है या हट गई होती है। तो पहाड़ थे वो साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ दिख रही थी। सभी सैलानी जो है बर्फ में कूद कर आनंद विभोर हो रहे थे, आनंद मग्न हो रहे थे। घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऐसी सख्त बर्फ जो होती है वो बर्फ नहीं, स्नोफॉल हो रही थी, अभी नरम बर्फ थी। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे, यानी जो आसमान है और जो पहाड़ है वो सब एक जैसे हो रहे थे। क्यों? बर्फ पे, जो बर्फ है वो पहाड़ों पर पड़ रही थी और पहाड़ों पर बर्फ होने की वजह से वो भी एक ही रंग में और आसमान भी एक ही रंग में दिख रहा था। तो इस वजह से वो दोनों एक में मिल गए थे। वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा पहाड़ है और कौन सा आसमान है। लेखिका के पाँव जो है वो झनझन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? बर्फ़ थी, बर्फ़ में चल रहे थे, मौसम भी ठंडा था, तो जो ठंड है बर्फ़ में चलने की वजह से पैर जो हैं वो झंझनाएंगे ही, ठंड की वजह से, अधिक ठंड की वजह से। मन वृंदावन हो रहा था, वृंदावन के समान मन हो रहा था, बहुत ही आनंद मिल रहा था, आनंद मग्न हो रहा था इंसान। उसकी इच्छा हो रही थी कि बर्फ पर लेट कर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देख ले। संपूर्णता के इन क्षणों में वह सोचने लगी थी कि ऐसे ही विभोर कर देने यानी मग्न कर देने वाली दिव्यता यानी ईश्वरीय शक्ति के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। तभी लेखिका को इस सौंदर्य को देखकर ऐसा महसूस होता है कि क्यों ना हमारे जो ऋषि मुनि हैं इस सौंदर्य के बीच में रहकर इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं करेंगे या फिर इतनी तपस्या को प्राप्त करके शक्तियां प्राप्त करेंगे। यही सब कारण हुए होंगे जब ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में रहे होंगे। तो ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य जब भी आप विजिट करेंगे ऐसे क्षेत्रों में जहां आपको अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा, तो आप देखेंगे कि आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, आपको भगवान से संबंधित चीज़ें याद आएंगी, समझ में आएंगी, ऐसा लगता है ईश्वर ने कितनी अच्छी चीज़ें, बेहतरीन चीज़ें बनाई है। आप जो शहर की भागा दौड़ वाली ज़िंदगी है उससे परे हो जाएंगे और एक शांत माहौल में जी रहे होंगे, तो आपको लगेगा यही सब कुछ है। तो यही चीज़ जो है लेखिका भी यहाँ पे महसूस कर रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों का आनंद वहाँ पे उन्होंने कटाव में लिया, और कटाव का जो वर्णन है कि किस तरीके से बर्फ़ पड़ी हुई थी और बर्फ़ को देखकर किस तरीके से आनंद मग्न हो रहे थे सैलानी, जिसका वर्णन लेखिका ने किया है। प्रश्न नंबर 2, लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है।
यानी लेखिका ने पहली बार महसूस किया। चलायमान यानी परिवर्तनशील जो सौंदर्य है, कि आज जो सौंदर्य है वो बदल कर और बढ़ सकता है, या फिर थोड़ा सा कम हो सकता है, या ज़्यादा कम हो सकता है, या फिर बहुत बढ़ सकता है। चलायमान हो जो बदलता रहता है, या फिर स्टेप बाय स्टेप आता रहता है। चलायमान हो यानी गतिशीलता हो जिसमें। तो वो कैसे, उन्होंने किस कारण से महसूस किया और वो चलायमान कैसे महसूस कर रही हैं। लेखिका ने धीरे धीरे धुंध की चादर छटने पर देखा कि सब और जन्नत जन्नत बिखरी पड़ी है। जन्नत कैसे, चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है। ना पहाड़ समझ में आ रहे हैं, ना आसमान समझ में आ रहा है, ना पेड़ पौधे समझ में आ रहे हैं, ना ज़मीन का कोई हिस्सा जहाँ पर आप मिट्टी देख सके वो दिख रहा है। सब जन्नत सा लग रहा है। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती पड़ी हुई थी, जिसे देख लेखिका को आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। सतत यानी लगातार, प्रवाहमान यानी चलते जाने वाला वो झरना, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियूता और रूड्रोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए दिखाई दे रहे थे। तब उसे एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है। यही सौंदर्य है जो जीवन का भी सौंदर्य है, जो प्राकृतिक सौंदर्य भी है, जो लेखिका ने वहाँ पर देखकर महसूस किया। क्या देखकर, कि सब कुछ जो है चलता जा रहा है, सब ब्रह्मांड में कुछ भी ठहरा हुआ सा नहीं है। अब आप देखेंगे कि हर वक्त जो है बर्फ़ का ही मौसम नहीं रहता, बर्फ़ ही नहीं गिरती रहती, हर वक्त स्नोफॉल ही नहीं होता रहता, मौसम बदलता है। और ये बदलने की वजह ही है, जो मौसम जब अपने नए नए रूप के साथ एक समय के बाद आता है तो वो इतना अच्छा महसूस कराता है। अगर आपको 12 महीने ये बर्फ़ गिरते हुए मिले तो आप वो वैल्यू एक समय के साथ खो देंगे उसकी। तो ये चलायमान होना, गतिशील होना, परिवर्तनशील होना ही जो है किसी भी सौंदर्य को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और वो सौंदर्य जो सतत प्रवाहमान है, यानी जो चलते रहने वाला है। कैसे सतत यानी निरंतर। झरना आप देखा है कभी? अब ऐसा थोड़ी है झरना तो लगातार बहता रहता है, कभी बीच में ब्रेक ले लेता है, ठहर जाता है, ऐसा तो नहीं है। निरंतर वो एक सेकंड के लिए भी जो है नहीं रुकता, वो सिर्फ बहता रहता है। नीचे वेग से तिस्ता नदी जो है वो भी बह रही है, धुंध भी जो है वो उठ रही है, और ऊपर जो आवारा बादल है वो मंडरा रहे हैं, और मध्यम मध्यम हवा भी जो है वो चल रही है, और रूडोडेंड्रो के जो फूल हैं वो भी दिख रहे हैं। और इस तरीके से हर कोई अपनी लय, तान और प्रवाह में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 3, लेखिका के लिए किसका सौंदर्य असह्य था? असह्य जिसे सहा ना जा सके। लेखिका ने देखा कि सूरज ढल रहा था, पहाड़ी औरतें गाय चराकर लौट रही थी, कुछ पहाड़ियों के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे, ऊपर आसमान धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। तभी एक दृश्य और देखा कि नीचे चाय के बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। बोकू यानी वहां का परिधान। नदी की तरह उफान लेता उनका जो यौवन था, और श्रम से जो दमकता उनका गुलाबी चेहरा था, उन्होंने देखा। यानी दिन रात मेहनत करने की वजह से उनके चेहरे पर जो दमक दिख रही थी और जो उनका यौवन था, वो औरतें जो हैं वो बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी चाय के बागान में। उनमें एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली यानी गहरी हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा में कुछ इस तरह इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था, जिसे देखकर लेखिका चीख पड़ी थी। उन युवतियों का सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य हो रहा था। कहने का मतलब है चारों तरफ ग्रीनरी है, उसमें इतनी खूबसूरत जो वहाँ की औरतें हैं, और उनका जो परिधान है उसमें जो लाल रंग है। आप देखेंगे कई बार खेतों में जाओगे, जब आप खेतों के पास ठहरोगे तो आप देखोगे जब सूरज ढल रहा होता है तो खेत, उसकी हरियाली और सूरज की जो स्वर्णिम जो रोशनी है वो उनको देखोगे, उससे मैच करती हुई जो सुंदरता देख रही हैं यहाँ पर लेखिका, वो देखकर एकदम हैरान हो जाती हैं। कई बार तो मन में आता है कि इतनी सुंदर युवतियाँ जो हैं, इनका यौवन और इनकी जो खूबसूरती है वो कहीं यहाँ बेकार तो नहीं हो रही है, यहाँ पर इस तरह से मजदूरी करते हुए या काम करते हुए। लेकिन ये उनका वहाँ का जीवन है जिसको वो कहीं ना कहीं इंजॉय भी कर रही होती है। जो जीवन उनको यहाँ मिल रहा होता है, जो खूबसूरती, जो प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति का जो स्वाद मिल रहा है, हो सकता है वो यहाँ हमें जो बहुत पैसा दिलाने वाला जो शहर होता है, जो भाग दौड़ जिंदगी लिए होता है, वो कहीं ना कहीं आपकी सुंदरता भी छीन लेता है, आपका जो सुकून होता है वो भी छीन लेता है। आपके हाथ में सिर्फ आपकी मेहनत और आपका पैसा रह जाता है। तो
लेखिका हर एंगल से चीज़ों को देख रही है, सोच रही है, और जब वो खूबसूरती देखती है तो कहीं ना कहीं वो असह्य हो जाता है उसके लिए। वो सोच नहीं पाती। असह्य मतलब ऐसा नहीं है कि उसको जलन हो गई है या फिर परेशान हो गई, इतना खूबसूरत कैसे है, वो चीज़ नहीं है। असह्य का मतलब ये कि वो इमेजिन नहीं कर सकती थी कि इतनी खूबसूरती उसको एक साथ एक इस तरीके से दिख जाएगी। प्रश्न नंबर 4, लेखिका यूमथांग को निकलने से पहले प्रातः बालकनी की ओर क्यों भागी? लेखिका जो है जब बालकनी में की ओर भागती है यूमथांग को निकलने से पहले, तो वो बालकनी की तरफ क्यों भागती है? उसे वहां पर ऐसा क्या मिलने वाला था? लेखिका को यूमथांग निकलने से पहले सवेरे जगने पर वह बालकनी की ओर इसलिए भागी थी क्योंकि उसे लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है वो दिखाई देती है। लेखिका की आशा और इच्छा पूरी नहीं हो सकी क्योंकि आसमान में हल्के हल्के बादल थे। इस वजह से लेखिका जो है वो बालकनी की ओर भागी थी क्योंकि लोगों ने बताया था कि यहाँ की बालकनी से जो है हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा वो भी दिख सकती है अगर मौसम साफ हो तो। और लेकिन मौसम साफ नहीं था, बादल थे, इस वजह से लेखिका जो है वो ये नज़ारा नहीं ले पाई और उस दिन उनको युमथांग के लिए निकलना था। प्रश्न नंबर 5, कवि लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो इसकी चर्चा लेखिका ने की है ये किस लिए प्रसिद्ध है? इस क्या ऐसा है वहाँ पर जो प्रसिद्ध है वो? कवि लॉन्ग स्टॉक की प्रसिद्धि का कारण है कि यहाँ पर गाइड यानी जब आप घूमने जाते हैं आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो उस जगह विशेष से संबंधित आपको जो फैक्चुअल बेसिस पर जो जानकारी दे, आपको फैक्ट बताते हैं और वहाँ की जानकारी, आप चीज़ों को अपने बेसिस पर जो दिख रहा है वो देख सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित जो ऐतिहासिक ज्ञान है या जानकारी है वो भी आपको उनसे मिलता है। तो यहाँ पर गाइड नामक प्रसिद्ध फिल्म की जो शूटिंग हुई थी, तो यहाँ पर जो उनका गाइड है उनके साथ वो उनको ये सारी चीज़ों की जानकारी दे रहा है कि यहाँ पर गाइड नामक प्रसिद्ध फिल्म की शूटिंग हुई थी और उनका जो गाइड है वो उनका गाइड कम ड्राइवर भी है। तो उनको वो हर जगह की जानकारी भी देता जा रहा है कि कवि लॉन्ग स्टॉक जो है वो किस कारण से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीसखे बामसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र यानी कि आपस में डिस्कस करके जब दोनों पार्टी सहमत हो जाए तो एक संधि पत्र साइन किया जाता है जिसमें ये होता है कि दोनों पार्टी जो है सहमत है इस बात पर। यहाँ स्मारक के रूप में एक पत्थर भी है जो लेपचा और भुटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल है। यानी इन दोनों जातियों के बीच में एक लंबा झगड़ा चल रहा था जिस पर शांति वार्ता यानी अब शांति बनी रहे इस पर एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। ये उसकी शुरुआती स्थल है जिसकी वजह से कवि लॉन्ग स्टॉक जो है वो प्रसिद्ध है। ये इसका कारण है। ये जो दो प्रजातियां हैं इनके ये जो स्थानीय जातियां हैं उनमें बहुत लंबे अरसे से जो है एक झगड़ा चल रहा था जिस पर अब शांति के लिए लोग जो है डिमांड कर रहे थे और उस पर आपसी सहमति से संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया गया और ये उसकी शुरुआती जगह है। प्रश्न नंबर 6, प्रेयर व्हील के बारे में जानकर लेखिका के मन में कौन से भाव आते हैं? जब लेखिका पाठ में हमें ये बताती हुई नजर आती है प्रेयर व्हील के बारे में कि ये प्रेयर व्हील है और जहाँ पर लोग जो है अपनी प्रेयर के माध्यम से अपनी विश जो है यहाँ पर बताते हैं या फिर आप वो बताते हैं कि जो पाप धुलने से संबंधित जो जानकारी है वो बताई जाती है। तो लेखिका को याद आता है कि भारतीय संस्कृति कितनी विभिन्नता लिए हुए है। ऐसे ही लोग जो है गंगा नदी में नहाकर भी समझते हैं कि उनके सारे पाप धुल गए हैं, उनकी विशेष पूरी हो रही हैं। तो हर चीज़ जो है अब एक अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो रही है लेकिन भाव सबके जो है वो एक ही हैं। तो प्रेयर व्हील के बारे में जानकर लेखिका के मन में कौन से भाव आते हैं? लेखिका ने गंतोक से युमथांग के रास्ते में एक कुटिया में घूमता हुआ धर्मचक्र देखा जिसके बारे में जितेन नार्गे जो कि उनका ड्राइवर और गाइड दोनों था, उसका नाम है जितेन नार्गे, उन्होंने बताया कि ये प्रेयर व्हील है, इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका के मन में ऐसी अवधारणा को जानकर विचार आया कि चाहे मैदान हो या फिर पहाड़, मैदानी इलाके में आप गंगा नदी में लोग डुबकियां लगाकर या नहाकर स्नान करके जो है वो मानते हैं कि उनके सारे पाप धुल गए, और पहाड़ी इलाके में प्रेयर व्हील है। तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा जो है अभी भी एक जैसी ही है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास यानी कि और उनका जो अंधविश्वास है, पाप पुण्य की जो अवधारणा है वो आज भी एक जैसी ही है और लेखिका के मन में तुरंत ये बात आती है।
प्रश्न नंबर 7, लायुंग में तिस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठी लेखिका क्या देखकर विचार मग्न थी। जब लायुंग पहुंचती है लेखिका तो तिस्ता नदी बहते हुए दिखती है, उसके किनारे पत्थरों पर बैठती है लेखिका और फिर देखकर उसको उस सौंदर्य को देखकर, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, बहती हुई नदी को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार आते हैं। लेखिका का युमथांग के रास्ते में लायुंग में पड़ाव था, यानी एक रुकाव उन्होंने लिया था जहाँ पर थोड़ी देर रुककर आराम लेने वाले थे वो लोग। तो युमथांग के रास्ते में लायुंग में रुके वो, वहाँ हाथ मुंह धोकर तिस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठी सामने देख रही थी वो कि ऊपर से बहता हुआ झरना, नीचे बहती कलकल करती तिस्ता नदी मिल रहे थे। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक लिया था। आप देखेंगे बादल होते हैं जब आसमान में तो चांद होता है, चांद जो है ढक जाता है उसमें, और या फिर चांद जब हट जाता है तो उसके अगल बगल बादल दिखते हैं, तो वो एक अलग तरह का सौंदर्य देखने को मिलता है आसमान में हमें। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे, वातावरण में अद्भुत सी शांति थी। आप देखेंगे, आप गाँव में जाओगे या फिर आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे तो रात के समय में आप रात की बात क्या, दिन में भी एक अजब तरह की शांति होती है। इतना लोगों का आना जाना होने के बावजूद में वो शहर के कंपैरिजन में तो भी इतना शांत होता है कि वो मन को बहुत ज़्यादा शांत और स्थिर कर देता है। तो लेखिका के मन में विचार आ रहे थे कि पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है, और यही जो है प्राकृतिक सौंदर्य है, और इसी से सौंदर्य हमेशा बना रहता है। प्रश्न नंबर 8, कटाव के प्राकृतिक मनोहारी, मन को हरने वाले दृश्य को देखकर लेखिका क्या सोचने लगती हैं। कटाव के प्राकृतिक मनोहारी और एकदम शांत सौंदर्य को देख लेखिका सोचने लगी थी कि शायद ऐसी ही विभोर, यानी कि ऐसे ही मग्न कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे जो ऋषि मुनि हैं, यानी कि हमारे ऋषि मुनि भी इसी तरीके से जब इन प्राकृतिक सौंदर्यों को देखा करते होंगे तो उन्होंने उसमें खोकर वेदों की रचना की होगी, जीवन के सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सभी सुखी हैं का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक यह सौंदर्य ऐसा है कि बड़े से बड़ा अपराधी भी अगर इसे देख ले तो वो भी थोड़ी देर के लिए जो है करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा, यानी बुद्ध के समान शांत भाव वाला बन जाएगा, ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य देखकर। तो लेखिका ने कटाव की जो प्राकृतिक मनोहारी जो दृश्य है उसका जो वर्णन है वो इसी तरीके से किया होगा कि ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य देखकर जो है हमारे ऋषि मुनि ही जो है उन्होंने वेदों की रचना की होगी, जो अपने में मग्न कर लेती है और ईश्वर की जो प्रेजेंस है वो फील कराती है। तो इस तरीके से उन्होंने सत्य को खोज किया होगा, और इसी तरीके से फिर उन्होंने संपूर्ण जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखकर, उसको महसूस करके ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या से वेदों की रचना की होगी। और वो ये भी बोलती हैं कि बड़े से बड़ा अगर अपराधी भी इस सौंदर्य को देख लेगा तो कुछ देर के लिए उसमें भी जो करुणा का भाव उत्पन्न हो जाएगा और वो बुद्ध के समान जो है शांत हो जाएगा और उनके समान अपने हृदय में एक करुणा को महसूस करेगा। तो इस तरीके से कटाव का प्राकृतिक मनोहारी दृश्य देखकर लेखिका के मन में इतनी तरह की बातें आती हैं। प्रश्न नंबर 9, सिक्किमी युवती से मिलकर लेखिका को क्यों अच्छा लगा। जब वो सिक्किमी युवती से मिलती हैं तो उनको क्या सोचकर अच्छा लगता है। युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती ने से लेखिका ने पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो, तो उसने कहा कि मैं इंडियन हूँ। ये सुनकर लेखिका को अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फूला फला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं अभी कभी जब सिक्किम जो है वो भारत में था ही नहीं। यानी जब सिक्किम भारत से नहीं जुड़ा था तब तक जो है सिक्किम के जो लोग हैं वो सिक्किम तो अलग तो था ही भारत से, लेकिन भारत से जुड़ने के बाद से सिक्किम का हर एक वासी जो है वो अपने आप को भारतीय महसूस करने लगा है और वो अपने आप को सिक्किमी नहीं बल्कि इंडियन कहता है। यानी कि जो सिक्किम के जो लोग हैं वो अपने आप को भारतीय महसूस करके गर्व महसूस करते हैं। और ये पूछने पर लेखिका के माध्यम से कि क्या तुम सिक्किमी हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो इंडियन हूँ। और ये चीज़ सुनकर उनको बहुत अच्छा लगता है और आज महसूस होता है कि हर एक सिक्किमी जो है भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम जो है वो भारत में था ही नहीं।
तो इस तरीके से सिक्किमी युवती से मिलकर लेखिका को बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 10, लेखिका जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जा रही थी वैसे वैसे सारे दृश्य जो है ओझल होते प्रतीत, ओझल यानी गायब होते प्रतीत हो रहे थे। हिमालय का जो विराट, विराट यानी बड़ा रूप दिखाई दे रहा था, उन सबको चित्रित कीजिए। लेखिका जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ती जा रही थी, आप जानती है पहाड़ी क्षेत्रों में जितना आप ऊपर जाते जाओगे आपको धुंध मिलेगी, आप बादलों के करीब आते जाएंगे, पहाड़ और ऊंचे ऊंचे दिखाई देंगे, आप नीचे गहराई दिखेगी आपको बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें जो है आप बताते हैं दृश्य जो है ओझल होते जा रहे थे। लेखिका जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे बाजार बस्तियां सब पीछे छूट रहे थे। चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। नीचे देखने पर घाटियों में पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आ रहा था। जैसे जैसे ऊंचाइयों पर जा रहे थे, जो आप कह सकते हैं कि आवासीय जो क्षेत्र होते हैं आप जानते हो दूर होते जाएंगे, आपको थोड़ी थोड़ी दूर में वो भी कोई कोई ही मिलेगा, तो वही चीज़ें हो रही थी। और प्राकृतिक सौंदर्य जो कि आप जानते ही हो प्रकृति की वजह से जो ऊपर जाने पर धुंध और बढ़ जाने की वजह से सब कुछ वैसे ही ओझल होता है। लोग तो ओझल हो ही रहे थे, बस्तियां ओझल हो ही रही थी, घाटियां नीचे और दिख रही थी, घाटियों में छोटे घर जो है वो बहुत छोटे छोटे दिखने लगे थे। और हिमालय जो है वो अब बड़े रूप में दिखने लग गया था, अपने सबसे विराट रूप में, सबसे बड़े वैभव रूप में, अपने वैभव को, अपनी चमक को, अपने सौंदर्य को दिखाता हुआ विराट रूप में, सबसे बड़े रूप में दिखाई देने लगा था। प्रश्न नंबर 11, प्रकृति के इस पल पल परिवर्तित होते हुए चलायमान सौंदर्य को देखकर लेखिका के मन में धीरे धीरे क्या चल रहा था। लेखिका जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वो देख रही कि प्रकृति में सब कुछ परिवर्तित यानी बदलता हुआ सा दिखाई देता है और चलायमान है सब कुछ। आप देखेंगे एक आप पहाड़ी इलाकों में ठंड का मौसम जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो ऐसा नहीं है कि हर वक्त स्नोफॉल ही होता रहेगा और हर वक्त बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी। लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ प्लेन आप देखोगे कि वहाँ पर थोड़ी ठंड तो हमेशा रहती ही रहती है। तो ये चलायमान परिवर्तन है और सौंदर्य है जो कि वहाँ पर हम देखते हुए महसूस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही चलायमान सौंदर्य है, हाँ प्लेन्स में आपको सौंदर्य नहीं मिलेगा लेकिन परिवर्तन तो हर जगह होता ही रहता है। तो वहाँ का जो परिवर्तन और चलायमान सौंदर्य उन्होंने देखा तो लेखिका के मन में धीरे धीरे क्या आ रहा था, प्रकृति के इस पल पल परिवर्तित होते हुए चलायमान सौंदर्य को देखकर लेखिका जो है संपूर्णता के उन क्षणों में बिखरे हुए सौंदर्य से इस कदर एकात्म मतलब एक हो गई थी। यानी उसको देखकर ऐसा लग रहा था वो उसमें घुल सी गई हो, मिल सी गई हो, एक हो गई हो और भीतर बाहर की रेखा मिट गई हो, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी हो। यानी आपकी आत्मा जो है, आपकी रूह को वो चीज़ इतनी पसंद आ जाती है कि आप एक हो जाते हो। वह सचमुच ईश्वर के निकट होने का एहसास कर रही थी। नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना जो है होठों को छूने लगी थी। और आपने देखा है पाठ जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने ये भी देखा कि लेखिका जो है उन्होंने नेपाली युवती से उसी की भाषा में जो है वहाँ की प्रार्थना भी सीखी थी जिसको उन्होंने गुनगुनाया भी था। साना साना हाथ जोड़ी तभी अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महाभाव सूखी टहनी सा सूख गया। महाभाव यानी कि आदमी जो है अपना जो जीवन, जो भागदौड़ वाला जो जीवन है वो पीछे छूट जाता है जब आप ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य में अपने आप को उसके समक्ष लाते हो। तो वही भाव जो है आज लेखिका भी यहाँ पर महसूस करी है, जहाँ उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ईश्वर के बहुत निकट आ गई, वो ईश्वर से जुड़ गई हों। और ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, आप जब ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य के इससे रूबरू होते हैं तो आपको खुद भी ऐसा महसूस होगा कि ईश्वर की जो शक्ति है वो उसका कोई तोड़ नहीं है। ऐसा सौंदर्य हमने कभी नहीं देखा और आपको एक इंटरनल जो एक फील आती है कि ईश्वर को महसूस करने वाली, जो कि हर एक आम आदमी के साथ होता है, वही चीज़ यहाँ पर लेखिका महसूस करती है जिसको उन्होंने यहाँ पर पाठ में हमें बताया है। प्रश्न नंबर 12, कटाव के सौंदर्य को देख लेखिका को बरबस यानी एकदम से किस कवि की स्मृति कौंध गई यानी याद आ गई। जब वो कटाव के सौंदर्य को देखती हैं तो लेखिका को किसकी याद आती है एकदम से। लेखिका ने कटाव को अद्भुत सौंदर्य को देखा तो मिल्टन की स्मृति जीवंत हो गई यानी जीवित हो गई, उन्हें मिल्टन की याद आ गई। उसके दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल यानी गलत
करने की जो वृत्ति है, जो व्यवहार है, वो भूल जाता था। मिल्टन ने जब ईव की के सौंदर्य का वर्णन किया था तो उन्होंने ये बताया था कि उसके सौंदर्य को देखकर जो बड़े से बड़ा शैतान होता था वो भी ठगा सा यानी चुप सा रह जाता था और वो अपने हर एक गलत कार्यों को भूल जाता था। वो प्रवृत्ति ही यानी वो व्यवहार, वो बिहेवियर ही उसका खत्म हो जाता था। वो उस सौंदर्य में इतना मग्न हो जाता था। और वही चीज़ जो है लेखिका के साथ हो रहा है। जब आज वो कटाव के इस सौंदर्य से रूबरू हो रही हैं तो यानी वो अपने जीवन का सब कुछ भूल चुकी हैं और उस प्राकृतिक सौंदर्य से आज जब रूबरू हुई हैं तो उनको ईश्वर ही जो है वो सिर्फ ईश्वर से कनेक्ट फील कर रही हैं बस। इसी तरह लेखिका भी कटाव के सौंदर्य को देखकर कह उठी थी कि कटाव का सौंदर्य ऐसा है जहाँ बड़े से बड़ा अपराधी भी कुछ क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। प्रश्न नंबर 13, अपनी यात्रा में लेखिका ने पहाड़ी लोगों के किन गुणों का आकलन किया है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब लेखिका ने पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा शुरू की है तो पहाड़ी क्षेत्रों की जब यात्रा शुरू की तो उन्होंने पहाड़ी लोगों से वो रूबरू हुई हैं और उनमें उन्होंने रूबरू होने के बाद क्या महसूस किया, उन्होंने उनमें किन गुणों को देखा है? पहला, प्रकृति संरक्षण में योगदान, यानी जो वहाँ के लोग हैं वो प्रकृति को सुरक्षित रखने में अपना योगदान किस तरीके से दे रहे हैं। पहाड़ी लोगों का प्रकृति से घनिष्ठ लगाव यानी गहरा लगाव होता है एवं जुड़ा होता है। वे प्रकृति के हर भाग का संरक्षण यानी उसकी सुरक्षा करते हैं। दूसरा, प्रकृति से धार्मिक आस्था रखना, यानी वो धार्मिक रूप से भी प्रकृति से जुड़े होते हैं। पहाड़ी लोग प्रकृति से धार्मिक आस्था जोड़ लेते हैं और मानते हैं कि प्रकृति को प्रदूषित करने से उनकी मृत्यु हो सकती है और इस तरीके से वो अपनी आस्था से भी उसको जोड़ लेते हैं और इससे उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। तीसरा पॉइंट कि वो परिश्रमी स्वभाव के होते हैं। पहाड़ी अत्यंत परिश्रमी होते हैं, वे अधिक परिश्रम करके बहुत काम कम पाते हैं फिर भी खुश रहते हैं। लेखिका ने देखा कि पहाड़ी जो है बहुत परिश्रम करते हैं और उसके बाद भी उनको उसके लिए बहुत कम मिलता है, यानी उनकी जो आमदनी है उससे बहुत कम मिलती है जितनी वो मेहनत करते हैं, फिर भी वो खुश रहते हैं। चौथा, राष्ट्र विकास में सहभागिता। आप देखेंगे अगर वो पहाड़ों में है, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर वो उसकी सुरक्षा में अपना साथ दे रहे हैं तो वो एक राष्ट्र विकास में भी साथ दे रहे हैं। तो पहाड़ी लोगों के परिश्रम के कारण पहाड़ी स्थानों पर पर्यटन उद्योग फल फूल रहा है, यानी पहाड़ी लोगों की मदद से ही जब वहाँ पर आप देखेंगे अगर रोड सर्विस अच्छी मिल रही है आपको तो वो पहाड़ी लोगों की वजह से है। तो पर्यटन उद्योग तभी सफल हो पाता है जब उनकी मदद मिलती है, जब वो मजदूरी करके वहाँ पर उस चीज़ को सफल करते हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में उनकी प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहभागिता है, यानी डायरेक्ट फॉर्म में भी आप देख सकते हैं और इनडायरेक्ट फॉर्म में भी। अब आप देखेंगे अच्छी सड़कें बनेंगी तो लोग कहेंगे सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन सड़कें बनाने का काम किसने किया है? वहाँ के लोगों ने, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उन्होंने, जिन्होंने सड़क बनाई है। तो वो इनडायरेक्ट वे हो गया जिसको लोग फील नहीं कर पाते। तो ये सारे पॉइंट हैं जो हमको लेखिका बताती हैं कि पहाड़ी लोगों में ये गुण पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, विभिन्न मूल्यों के आलोक में प्रकाश में ड्राइवर जितेन नार्गे का चित्रण करना है हमें, यानी हर एक एस्पेक्ट से जो ड्राइवर है जितेन नार्गे हमें उसका चित्रण करना है। पहला कि वो प्रकृति से लगाव रखता है। जीप चालक जितेन नार्गे जो है प्रकृति से घनिष्ठ जुड़ाव रखता है, वह प्रकृति के सौंदर्य का पारखी है, परख कर रखी है उसने, यानी कि अनुभवी है वो, तथा प्रकृति के सौंदर्य के बारे में पर्यटकों को यानी घूमने वालों को भी बताता है, यानी वो गाइड करता है। दूसरा, वो कर्तव्यनिष्ठ है, यानी वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जितेन नार्गे जीप चालक होने के साथ साथ कुशल गाइड भी है, वह अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक निभाता है, हर एक जानकारी को बेहतरीन तरीके से बताता है। तीसरा, व्यापक दृष्टिकोण, उसका दृष्टिकोण किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया जो है बहुत बड़ा है। जितेन का दृष्टिकोण जो है व्यापक है, वह प्रांत जाति धर्म का बंधन नहीं मानता। चौथा, मातृभूमि से लगाव, और उसको अपनी मातृभूमि से लगाव भी है। जितेन को मातृभूमि से बहुत लगाव है, उससे बात करते समय इस लगाव को महसूस किया जा सकता है। तो जो ड्राइवर है जितेन नार्गे वो इन मायनों में आप देखेंगे उसमें 4 ये खूबियां देखने को मिलती हैं जिससे उसके एक बेहतरीन व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 15, सीमा पर देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के किन किन गुणों को आप अपनाना चाहेंगे? लेखिका ने पाठ के अंतर्गत सैनिकों के विषय में भी जानकारी दी है कि किस तरीके से वो सैनिकों से मिलती है और उनके बारे में क्या क्या चीज़ें महसूस करती हैं। सीमा पर अपनी जान की परवाह ना करके सैनिक जो है देश की रक्षा में तत्पर रहते हैं।
मैं आप उनके जीवन के निम्नलिखित गुणों को अपनाना चाहूँगा। पहला, राष्ट्र अस्मिता की चिंता। जो राष्ट्र की पहचान है, अस्मिता, उसकी चिंता वो करते हैं। जिस प्रकार सैनिक राष्ट्र अस्मिता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं, उसी प्रकार हमें भी राष्ट्र अस्मिता को सर्वोपरि समझना चाहिए। दूसरा, राष्ट्र स्वाभिमान की रक्षा है। जो राष्ट्र है, हमारा देश के जो स्वाभिमान है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सैनिकों की भांति हमें भी राष्ट्र स्वाभिमान के लिए अपना तन मन धन समर्पित करना चाहिए। तीसरा, उत्तरदायित्वों का निर्वाह। जो हमारे उत्तरदायित्व है, हमारे कर्तव्य हैं, उन सबका जो है हमें पालन, निर्वहन मतलब पालन करना चाहिए। सैनिकों की भांति हम भी अपने सुख दुख की परवाह किए बिना अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन यानी पालन करेंगे। चौथा, संकुचित यानी कि छोटी या फिर संकीर्ण जो दृष्टिकोण का त्याग। आप कहेंगे कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपके सोच जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब आप देखेंगे, हमने जितेंद्र नार्गे के विषय में पढ़ा है कि किस तरीके से वो पहाड़ी इलाके में है, और वो पहाड़ी इलाके का होने के बाद भी कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग जो हैं लोगों को उनके काम से आंकते हैं कि वो इतना ही जानते होंगे या फिर वो इतना ही समझते होंगे। लेकिन आप देखेंगे तो जितेंद्र नार्गे जो है उसका जो थॉट है, उसकी जो सोच है, जो कि वो किसी भी तरीके के प्रांत जाति धर्म में बंधन नहीं मानता है, तो एक बड़ी सोच रखने वाला है। तो संकुचित दृष्टिकोण का त्याग करना जो है बहुत जरूरी है। जिस प्रकार सैनिक जाति धर्म भाषा प्रांत आदि का संकुचित दृष्टिकोण त्याग चुके होते हैं, उसी प्रकार हम भी संकुचित दृष्टिकोण का त्याग कर व्यापक दृष्टिकोण को अपनाएंगे, यानी अच्छी सोच रखेंगे। तो ये 4 पॉइंट है जिसके आधार पर हम सैनिकों में जो गुण देखते हैं उनको हमें भी अपनाना चाहिए अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की अस्मिता को बनाए रखने के लिए। प्रश्न नंबर 16, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी जल की सुरक्षा। हमें जल संरक्षण को गंभीरता से यानी सीरियस पॉइंट पर लेना चाहिए। क्यों और किस प्रकार? जीवन मूल्यों की दृष्टि से जल संरक्षण पर चर्चा कीजिए। हमारे जीवन के लिए वो कितना जरूरी है, क्या जल की सुरक्षा, वो उसके आधार पर हमें इसके विषय में बताना है। तो जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, वो कितना जरूरी है, इसको हमें सीरियस होकर कितने बेसिस पर लेना चाहिए, या इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें बतानी है। जल संरक्षण का अभिप्राय है जल के उपयोग को कम से कम उपयोग करना तथा कृषि, बागवानी आदि के लिए अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना, यानी खराब या गंदे जल को जो है उसका पुनः चक्रण करके उसका प्रयोग पुनः करना, दोबारा फिर से करना। वस्तुतः ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी का जीवन जो है आधार जल ही होता है, यानी जल के बिना किसी भी प्राणी का जीवन नहीं है। फिर भी मनुष्य अपनी सुविधा, दिखावा व विलासिता के दिखाने के लिए अमृत तुल्य यानी अमृत के समान अमृत तुल्य मतलब अमृत के समान जल की बर्बादी करने से नहीं चूकता। आप देखेंगे लोग अपनी गाड़ियां धोते हैं, पानी फेंकते ही रहते हैं, टैप जो है ऑन कर देते हैं तो ऑन होता ही रहता है, ब्रश करते हैं फिर टैप जो है ऑन ही रहती है और वो पानी बहता रहता है। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अमृत के समान ही होता है जल, क्योंकि हर किसी का जीवन जो है जल के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसका प्रयोग उतना ही करना चाहिए जितनी की हमें ज़रूरत है। तो जल की बचत के बारे में पल भर नहीं सोचता है कोई भी। परिणाम स्वरूप जल संकट की भयावह यानी डरावने वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। पृथ्वी और पृथ्वीवासी यानी पृथ्वी पर रहने वाले लोग दोनों ही जल के अभाव की मार को झेल रहे हैं। अधिकांश नदियों का जो जल स्तर है बहुत कम हो चुका है। बहुत सारी नदियां जिन्हें हम जल जीवन रेखा कहते हैं वो विलुप्त यानी कि गायब या फिर खत्म होने की कगार पर हैं। अतः हमें जल संरक्षण को गंभीरता यानी सीरियस होकर उसके बारे में सोचना पड़ेगा और हर संभव प्रयास करना चाहिए। मनुष्य जाति यदि अपनी आदतों को सुधारे और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचे तो काफ़ी मात्रा में जल की बचत को संभव किया जा सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यद्यपि हम इस कथन को नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें पानी की एक एक बूंद बहुत कम लगती है, परंतु इसे नहीं बचाया गया तो पृथ्वी का बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाएगा। अतः निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब ये कहावत का प्रयोग किया गया कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी टैप से एक बूंद गिर रहा है तो आप इसे सेव करें। इसके कहने का मतलब यह है कि आपको जितनी ज़रूरत है आप उस ज़रूरत के हिसाब से उस जल का प्रयोग करें। तो इसके संरक्षण के लिए जो है संभव हम कर सकते हैं किन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर। पहला, जल की एक बूंद भी बर्बाद ना करें और ना ही इसे प्रदूषित करें या फिर गंदा करें।
दूसरा, सार्वजनिक नलों को खुला ना छोड़ें, यानी पब्लिकली जो नल लगे मिलते हैं उनको हम खुला ना छोड़ें, उसको बंद करके रखें। तीसरा, लॉन तथा फूल पौधों आदि की सिंचाई शाम को करें। चौथा, सब्जियों को किसी बर्तन में रखकर ही धोएं, टोटियाँ खोलकर ही डायरेक्ट ना धोएं, उससे ज़्यादा पानी प्रयोग होता है। सब्जियों को बर्तनों में लेकर धोएंगे तो आप कम पानी में ही उनको साफ कर पाएंगे। ब्रश करते समय मुंह धोने के लिए लगातार नल ना चलाएं, या फिर गाड़ी को बाल्टी में पानी लेकर ही धोएं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण, यानी वृक्षों को लगाकर भी हम वर्षा से सहायता ले सकते हैं। प्रत्येक गांव, बस्ती या शहर में वर्षा जल को संग्रहित करना चाहिए, यानी वर्षा का जो पानी बरसता है उसको इकट्ठा करके, संग्रहित करके यानी इकट्ठा करके सार्थक एवं प्रभावी कदम उठाने की पहल कर सकते हैं। या फिर जल संरक्षण के लिए अपने आसपास के लोगों को प्रेरित भी कर सकते हैं। और फिर पाठ्य पुस्तकों में जल संरक्षण को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हर एक बच्चे को भी इसकी जानकारी हो। और बच्चे जो हैं वो स्कूल में सीखी हुई चीज़ों को अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं तो अपने घरों में भी जाकर बताते हैं। उपर्युक्त उपायों को अपनाकर हम जल संरक्षण को संभव बना सकते हैं। और वर्तमान जल संकट को देखते हुए हमें निसंदेह विश्वव्यापी, यानी विश्व के आधार पर ये जो संकट कहा जा सकता है इसको, अतः इसका समाधान शीघ्र अतिशीघ्र करने की आवश्यकता है। समय रहते समाज के प्रत्येक लोग यदि इस संकट के समाधान के लिए उठ खड़े हों, तभी जल की अनवरत उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकता है। यानी यदि कोई, हर एक आदमी अपनी ओर से पहल करना शुरू कर दे, आप दूसरों के कंपटीशन में रहेंगे कि वो तो नहीं करता तो हम कैसे करें, तो इस चक्कर में जो है एक ना एक दिन जल का जो अभाव होगा उससे हर कोई जूझेगा, और इस तरीके से सभी को समस्याएं होंगी। तो किसी के कंपटीशन में ना देखें, आप अपने ओर से एक पहल करें और दूसरों को जानकारी दें। हर एक आदमी धीरे धीरे एक पहल शुरू करेगा तो फिर चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। प्रश्न नंबर 17, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने प्रदूषण का उल्लेख किया। प्रदूषण बढ़ने के कारणों का जिक्र करते हुए बताइए कि इसे रोकने में आप अपना योगदान किस तरह दे सकते हैं। सिक्किम की अपनी यात्रा के दौरान लेखिका ने सोचा कि उसे लायुंग में बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण अब बर्फ गिरनी कम होती जा रही है। प्रदूषण के कारण आप देखेंगे प्रकृति में इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि जहाँ बर्फ गिरा करती थी, स्नोफॉल हुआ करती थी, वहाँ पर अब स्नोफॉल कम हो गई है। इस बढ़ते प्रदूषण के अनेक कारण हैं, जैसे यातायात के विभिन्न साधनों से निकलता हुआ गर्म धुआं, फैक्ट्रियों तथा थर्मल प्लांटों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा करकट तथा अन्य अवशिष्ट पदार्थों का जलाना, भोजन बनाने के लिए उपले प्रयोग करना, लकड़ियां, कोयला आदि को जलाना, वायुयानों का जो शोर है, जल स्रोतों का दूषित होना, यानी जल देने वाले जितने भी स्रोत हैं उनको गंदा करना, उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग करना। आप देखेंगे रेडीमेड जो खाद आती है उसका प्रयोग करना और कीटनाशकों का प्रयोग करना, ये सारे इसके कारण बनते हैं। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए हम जन जागरूकता, यानी हर एक किसी को इसके बारे में जानकारी देंगे, उन्हें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करने देंगे, कूड़ा करकट तथा अवशिष्ट पदार्थ नहीं जलाने देंगे, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक प्लेस पर वाहनों का प्रयोग करने, अधिकाधिक पेड़ लगाने, उनकी देखभाल करने तथा प्रकृति से निकटता बढ़ाने का आग्रह करेंगे। इसके अलावा हम लोगों से ये भी कहेंगे कि वे जल स्रोतों को साफ सुथरा बनाए रखें। ये एक कॉमन बातें हैं जो हर एक व्यक्ति को समझ में स्वयं से आती है कि अगर हम ये प्रयास करेंगे तो जो हमारी जो प्रदूषण से संबंधित समस्याएं हैं वो हल हो सकती हैं। बात सिर्फ कोशिश करने की है। तो इस तरीके से हमें ये कोशिश, जब हम पहल करेंगे तो चीज़ें अपने आप जो है सॉर्ट आउट होती जाएंगी। प्रश्न नंबर 18, प्रकृति जल संचय की अद्भुत व्यवस्था करती है। जो प्रकृति है हमारी, वो जल को इकट्ठा करने की उसके पास एक अद्भुत व्यवस्था है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, पानी बचाने के लिए आप अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सारी कोशिश हमें इंसानों को ही करनी है, हमें सिर्फ उसे गंदा होने से बचाना है और जितना यूज़ हमें करना है उतना ही यूज़ करना है। बाकी प्रकृति अपनी कोशिशें खुद ही करती है, वो अद्भुत जल व्यवस्था करने में सक्षम है। कैसे? प्रकृति की हर व्यवस्था जो है वो अद्भुत है, अनोखी है। वह जल बचाने के लिए उसका संचय भी अद्भुत ढंग से करती है। यह व्यवस्था हिम शिखरों के रूप में दिखाई देती है। प्रकृति जो है वो सर्दियों को जिस पानी को बर्फ के रूप में संचित करती है, फिर उसी पानी को गर्मी में प्यासे होठों को तर करने के लिए अमृत के रूप में लोगों को बांटती है। आप देखेंगे स्नोफॉल होगा, वो बर्फ आपको पानी का ही एक फॉर्म है, गर्मी होगी वो पानी का फॉर्म ले लेगी और फिर वो आप हमारे घरों तक पहुंचेगा। इतना ही नहीं, यही पानी फसल उगाने और धरती की प्यास बुझाने के काम में भी लाया जाता है। ऐसे बहुमूल्य जल को बचाने के लिए हमें पानी को बर्बाद जो है वो नहीं होने देना चाहिए। खुले नलों से बहते पानी को तुरंत बंद कर देना चाहिए। घर तथा रसोई के अपशिष्ट पानी से गमलों में लगाए गए पौधों की सिंचाई करनी चाहिए। जल स्रोतों के पास नहाना, कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना जैसे काम नहीं करना चाहिए। नदी
आप देखोगे नदियों के पास लोग नहाते हैं, उन्हें गंदा कर रहे हैं नहाकर, कपड़े धो रहे हैं उससे भी गंदा कर रहे हैं, जानवरों को नहला रहे हैं, पीने के योग्य जो पानी है उससे आप ये गंदे सारे काम किए जा रहे हैं, उसमें कूड़ा करकट डाला जा रहा है, जो नदी नाले हैं उनके पानी भी उसी में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, जो जल स्रोत हैं उससे हमारे गंदे होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर इनमें दूषित पानी नहीं मिलने देना चाहिए हमें, हमारी तरफ से हम यही कोशिश होनी चाहिए। बाकी प्रकृति जो है वो अपने पास एक अद्भुत व्यवस्था रखती है, वो अपने काम को एक नियम से चलाती रहती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे साना साना हाथ जोड़ी पाठ के यहाँ पर हमने 18 क्वेश्चंस किए हैं, जो आपको पूरे चैप्टर को कवर करता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। हर तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इस तरीके से आप इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो कवर कर लेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं तो इससे संबंधित आपको दूसरी फॉर्म में दूसरे प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, देन समझना है। सब यही घुमा फिरा के प्रश्न होते हैं और इनके उत्तर भी यही होते हैं। और इससे पहले आपको ये कोशिश करनी है कि आप पहले चैनल पे जो आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर, पहले उसे पढ़ें समझें, देन आप इस क्वेश्चन आंसर्स को समझें। आपका चैप्टर जो है आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं आपको आप प्रैक्टिकली आप खुद बनाकर लिख सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम्स में, आप स्वयं उत्तर लिख पाएंगे अगर चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर आपको ये समझ में आ गया कि पाठ में बताया क्या गया है तो आपको प्रश्न उत्तर भी बड़े आराम से समझ में आएंगे। और अगर आपको इनसे परे अगर कुछ और क्वेश्चंस मिलते हैं आप चैप्टर्स के से संबंधित, तो आप पेपर में उत्तर खुद भी लिखेंगे और आप बेहतरीन उत्तर लिख पाएंगे और आपको